नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। सबसे पहले यूपी के महाराजगंज जिले से आया ये वीडियो देखिए। जो हो पा रहा सर हो पा रहा सर, बाकी छोड़ दिए सर, मत घबराइए सर। शर्मा साहब, हिम्मत टूट रहा है सर, हिम्मत टूट रहा है सर। अगर आप ऐसे ही आप सर ऐसे कर देंगे शर्मा साहब सर, आप अगर प्लीज सर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना, तो बाकी लोग क्या होगा सर? आप ऐसे टूट जाएंगे तो आप समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर। सर प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज सर, सर प्लीज, हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत है और सर आप टूट जाएंगे सर ना, तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना, उस पे आप लोगों का सर सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप लोग भगवान है, भगवान है सर, आप लोग प्लीज सर, सर प्लीज। तस्वीर में फूट फूट कर रोते जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो महाराजगंज के जिला अस्पताल के CMS यानी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक AK राय हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की कमी से मरीजों को हो रही तकलीफों से CMS AK राय की बेबसी आंसुओं के जरिए बाहर निकल आई। उनकी लाचारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वीडियो कोरोना पर योगी आदित्यनाथ सरकार के उन दावों की भी धज्जियां उड़ाता है जो कहते हैं कि राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं। अब ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं। शुरुआत यूपी से ही, जहां कोरोना के गहराते संकट के बीच भी पंचायत के चुनाव बदस्तूर जारी है। 29 अप्रैल यानी बीते दिन आखिरी चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट भी खुलकर सामने आने लगे हैं। राज्य शिक्षक संगठन ने कोरोना काल में हुए इस पंचायत चुनाव के दौरान 577 बेसिक शिक्षकों की मौत का दावा किया है। इनकी सूची भी सौंपी गई है। 29 अप्रैल को ही हमारी एक टीम यूपी के सोनभद्र पहुंची इसी पंचायत चुनाव का इसकी वोटिंग का जायजा लेने के लिए। हमारी टीम ने वहां तमाम तरह की लापरवाहियां, अव्यवस्थाएं देखी, चुनाव में ड्यूटी कर रहे लोगों से बात की और उनका दर्द जाना। कैमरा ऑन हुआ, कैमरा ऑन होने के बाद कई तरीके की तत्परता जो है वो बढ़ जाती है प्रशासन के बीच। जनता आपको उतनी ज़्यादा नहीं दिखती, तत्परता में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता जनता के, लेकिन जो प्रशासन है वो कैमरा पर ऑन रिकॉर्ड जब उसकी चीज़ें दर्ज होने लगती हैं तो हो जाता है। तो अभी ये सैनिटाइज़र उसकी बोतल भी निकल गई, वो बोतल भी वो हुई, थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ा दी जाने लगी। पहले लोग लदे पड़े थे तो फिर वो कैमरे को देखते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ा दी जाने लगी। तो जब हम आए तब तो कुछ नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग से। नहीं हम अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, ठीक है, आपने कहा जी हाँ, पहले आपको जवाब दे रहे थे, मैंने बीच में आपको टोक दिया, सॉरी। आप बताइए अपनी बात, क्या कह रहे थे? वही कोरोना महामारी है तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सभी लोग जब जागरूक हो गए तभी दूरी का पालन होगा और सभी लोगों के जीवन की रक्षा होगी। ये महामारी फैल चुकी है तो जितने सरकार की जिम्मेदारी, चलिए आपके हाथ में तो पॉलिसी बनाना नहीं है, वरना अगर जो पॉलिसी बनाने वाले सामने आते तो उनसे पूछा जाता कि लोगों की जान ज़्यादा ज़रूरी कि चुनाव कराना ज़्यादा ज़रूरी। तो क्योंकि अच्छा ये खबर आप लोगों को है क्या, जैसे आप लोग ड्यूटी पर हैं तो पंचायत इलेक्शन में आप लोग टीचर होंगे ना, जो यहाँ टीचर है ना, तो जैसे आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा कि पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी लेने वाले, ड्यूटी करने वाले कई कोरोना जो टीचर्स हैं कोरोना संक्रमित हुए, कईयों की मृत्यु भी हुई है। जी। नहीं ये सही है मैडम जी, लेकिन हम लोग सरकारी टीचर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार यदि कहती है तो ऑन ड्यूटी करना ही पड़ेगा। जी मैं समझ, ये मेरी मजबूरी है। तो जब वो खबरें आप पढ़ते हैं तो चिंता होती है ना। अरे मैडम जी, अगर कोई आदमी मर रहा है, किसी के घर का मर रहा है, मेरी तबीयत खराब हो जा रही है तो चिंता होना लाजमी है, लेकिन काम भी करना जरूरी है क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं, हम नौकरी करने वाले हैं ना, तो हमारी तो मजबूरी है। आप जो ऑर्डर देंगी, सरकार जो ऑर्डर देगी हम अच्छा पालन करेंगे, इसमें हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे तक है। बिल्कुल यही बात मैंने कहा कि आपके हाथ में पॉलिसी बनाना ही नहीं है, आपको तो तैनात कर दिया गया है, भेज दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन जब आप पढ़ते हैं खबरों में आता है कि आपके जैसे कोई व्यक्ति जो हैं, जो शिक्षक थे और ड्यूटी में लगाए गए और वो संक्रमण के शिकार हुए, तो फिर चिंता अपने लिए होती है। परिवार तो कहता होगा कि संभल के रहिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, तो किस तरीके का ध्यान रख पाते? मैडम जी, चिंता होना लाजमी है, स्वाभाविक है,
डर होना भी स्वाभाविक है और उसी डर की देन है कि हम लोग डरे हुए सहमे हुए अपने कार्य को कर रहे हैं, बराबर लोगों को चेताते हुए अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने कार्यों को भी कर रहे हैं। वैसे एक आम व्यक्ति के तौर पर और ऐसा व्यक्ति जी जी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप थोड़ा मास्क ऊपर करके पहन लीजिए सर। खुल गया है जी जी अब जो आप इन लोग डिस्टर्ब करें और होने दीजिए। नहीं नहीं मैं अब मेरा काम तो आपका प्रभावित नहीं किया है ना मैंने। नहीं ठीक काम है, तो आप आपका पूछ- नहीं प्रभावित नहीं किया आप है पूछ मैंने। सकती हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं। ये बताइए, अगर आप एक आम व्यक्ति हैं, आपकी ड्यूटी भी लगी है, ये खतरनाक परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में अगर आप एक आम व्यक्ति के तौर पर क्या सोचते हैं कि इस वक्त में पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए थे या नहीं कराए जाने चाहिए? देखिए, आम व्यक्ति यदि हम हैं, आम व्यक्ति हैं, तो हमारे विचार से अगर पर्सनल मेरा विचार हो एम्प्लॉय को हट करके, तो मेरे विचार से आदमी की जान जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है और सभी लोगों सुरक्षा के दृष्टिकोण में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने एक लाइन की ही बात कही, लेकिन आपने बहुत सटीक बात कही है और आपको बहुत ऑल द बेस्ट है। अपना ध्यान रखिएगा आप सारे टीचर्स का। आपने स्वाति की ये रिपोर्ट देखी। बाकी पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है। आज के लल्लन टॉप शो में इस पर विस्तार से बात होगी। अब बात दिल्ली की करते हैं, वो दिल्ली जहां के सबसे सीनियर विधायक को ही दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर भरोसा नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि दिल्ली में न तो ऑक्सीजन है न दवाइयाँ, ऐसे में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कोरोना को लेकर इससे पहले कांग्रेस भी दिल्ली में ऐसी ही मांग कर चुकी है। दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहाँ से ला के दूँ, इंजेक्शन कहाँ से ला के दूँ। इसी दिल्ली के छतरपुर इलाके में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पर हमारी एक टीम पहुंची। टीम ने जब यहां भर्ती मरीजों के परिजनों से बात की तो पता चला कि सेंटर में मरीजों को दवाई तक नहीं दी जा रही। इसके अलावा यहां ड्यूटी कर रहे स्टाफ को लेकर भी ऐसी बातें पता चली जो सरकार तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। सुनिए हमारी संवाददाता सोनाली की ये रिपोर्ट। ये बात कर रही हैं अपने पति की इस हालत में, प्रेगनेंसी में, जब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। माँ को भी खतरा होता है, बच्चे को भी खतरा होता है, कोरोना से बचना है। लेकिन पति इनके अंदर एडमिट हैं। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम सदानंद पटेल है, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। अंदर आप कह रहे हैं कि अंदर कोई भी नहीं है स्टाफ? नहीं कोई भी नहीं, स्टाफ कोई भी नहीं जा रहा है इनके पास, कोई डॉक्टर भी नहीं जा रहा है। 3 दिन तो से मैंने तो सुना ITBP का पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर अभी तक उनके पास गए ही नहीं है। मेरी बात होती रहती है उनसे, मैं पूछती रहती हूँ डॉक्टर कोई आया, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है उनके पास। हाँ तो कोई स्टाफ आ रहा है कुछ पूछने के लिए, क्या दिक्कत है, क्या क्या हो रहा है। यहाँ से वे उठ के नहीं जा पा रहे, वॉशरूम नहीं जा पा रहे। कितने दिन से एडमिट है? 3 दिन से। क्या तकलीफ हो गई थी? ऑक्सीजन कम हो गया था? SpO2 लेवल क्या है उनका? उनका SO2 लेवल बिना ऑक्सीजन के 84 आ रहा है और लगाने पे ही 90 करके है कुछ। अच्छा। और हालत किस तरह की उनकी? तबीयत सुधर रही है, रिकवरी? नहीं कुछ नहीं हो रहा है, बस उनकी सांस फूल रही कह रहे हैं। ऑक्सीजन लगा है तो थोड़ा सा वो है, लेकिन थोड़ा भी यहाँ से बैठ रहे हैं या कुछ वॉशरूम के लिए जाना है, सांस फूले लग रही है। पिछले 3 दिन से लगातार ऑक्सीजन लगी हुई है? हाँ ऑक्सीजन लगी हुई है। एक दिन प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दिखाने वाला नहीं था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ पटका उटका तो कोई पटका मतलब किसी तरह मतलब ऑक्सीजन फिर लगा। किसने अरेंज करी ऑक्सीजन? बगल में कोई था, कोई लोग इनको आसपास मिले पेशेंट के और उन्होंने मदद कर दी है इनकी। ये खुद यहाँ पर बाहर बैठी हुई हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अंदर जाना एक तो इनके लिए बहुत ख़तरनाक है, दूसरा मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर आने के बारे में कैसे पता चला आपको था? क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये सेंटर खुला है। हमें कहीं कुछ मिल नहीं रहा था हॉस्पिटल का, तो हमें किसी तरह यहाँ का एड्रेस किसी ने दिया तो हम यहाँ पर इनको एडमिट कराने ले आए। आप अकेले आए हैं? हाँ जी। कितने दिन से बीमार हैं पति देव आपके? कितने दिन आपको समय लगा ट्राई करने में? हमें पता नहीं था, इन्हें तो 10 दिन से प्रॉब्लम थी,
हमने कोविड टेस्ट कराया 25 को, तो इनको पॉजिटिव आया। फिर हमने रिपोर्ट कितने दिन में आई थी? 1 दिन में आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने 3-4 दिन चक्कर इधर उधर लगाए, कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला। फिर मुझे यहाँ का पता मिला तो यहाँ लेकर आई मैं। आपका नाम क्या है सर पहले? कमल सिंह, कहाँ से हैं आप? मैं बदरपुर बॉर्डर से। तो यहाँ पर क्या मतलब कोई है अंदर? यहाँ पर क्या वाइफ है मेरी भरत के अंदर, क्या उम्र है उनकी? 63 साल, अच्छा 63। तो कहीं भी प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की वजह से कहते हैं जी नहीं है, जगह ही नहीं है, हर जगह हो रहा है। तो यहाँ का हमें भी पता लगा चलो ऑक्सीजन तो अवेलेबल है। उसको असल में कोविड का भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, टेस्ट नहीं हुआ था, उनको पहले से निकल रहा था टाइफाइड। मतलब कोविड होने से पहले टाइफाइड हो गया था उन्हें? तो टाइफाइड की कोरोना का अभी भी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भी कोरोना टाइफाइड सब एक उसमें आ गया। इसको ये कौन क्या है आपको? ये कह रहे हैं अस्पताल वाले, क्या यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं या कोई अस्पताल में चेक करा आपने? यहाँ भी कहते हैं चाहे दूसरी बार जुकाम हो जाए उसको भी कोरोना को लेके चलो, मतलब है ही कोरोना, आपका और कोई बीमारी नहीं है। और उसके पहले से ही लंग्स वगैरह कमज़ोर हो गए, इसी तरह से खाना पीना बिल्कुल बंद रखा, जूस नहीं पी रही है, बड़ी मुश्किल से कर करके समझ लो 3 टाइम में वो 1 टाइम का नाश्ते के बराबर, वो भी ज़बरदस्ती करके। अब चल फिर नहीं सकती है, वो तो लड़का है, चलो भी हम मदद कर रहा है। अंदर कोई स्टाफ नहीं है, जैसे सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए तो खुद बंदा लेके आए जी, वहाँ से लेके आओ, लगवाए, चल रहा है या नहीं चल रहा ऑक्सीजन, वो भी जाके खुद को देखना पड़ता है। अच्छा सारी चेकिंग भी खुद कर रहे हैं? हैं? सारी चेकिंग भी खुद कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जा रही है नहीं जा रही? हाँ, खुद क्या चेकिंग करनी पड़ रही है, डॉक्टर के पीछे भागना पड़ रहा है। जिस टाइम डॉक्टर आते हैं जैसे उसको इंजेक्शन लगे हैं। कितने दिन से एडमिट है? हम कल दोपहर से ही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में बारी महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की। औरंगाबाद के एक शख्स जो भाई कफन वाला के नाम से जाने जाते हैं काफ़ी चर्चा में है। इसकी वजह उनका नेक काम ये कि वो ऐसे असमर्थ लोगों की मदद कर रहे हैं जो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते। हमारे संवाददाता निखिल ने उनसे बात की। मिलेंगे भाई कफन वाले से, अंदर जाकर के उनका एक इंटरव्यू करेंगे, उनसे बातचीत आपको सुनवाएंगे। और इनका पूरा नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकी पहचान है। पूरा नाम इनका है शेख सैयद रफ़ीक अहमद कादरी उर्फ भाई कफन वाले। चलिए उनसे बात करें। ये 29/4/2021 तक 10,020। ये कोविड, जो भी कोविड से डेथ होती है उसको कोविड यहाँ पर लिख लेते हैं। मतलब देखो नेचुरल डेथ की भी हमारे पास से कफन जाते हैं ना, तो ये जितने भी है पूरा पेज नेचुरल डेथ का। ये एक कोविड है, ये एक कोविड है। देखो ये कोविड, ये कोविड, ये कोविड, ये कोविड, 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 कोविड-19। ये 1 2 3 4 5, ये ऐसे नियर अबाउट 3000 कोविड डेड बॉडीज को हमने अभी तक अंतिम संस्कार या तदफीन कर दिए। ये 2 साल में, पिछले साल और इस साल में? हाँ, पहले दिन से। यानी बिल्कुल पहला केस हमारे यहाँ के औरंगाबाद के आरिफ कॉलोनी का था, जो कोविड से डेथ हुई थी। उनका लड़का जो है तो पूना में काम करता था, लड़का पूना से औरंगाबाद आया था, और वो लड़के को असल में कोरोना पॉजिटिव था। वो घर में रहा, वो बहरहाल वो अच्छा हो गया और उसके पिताजी चल बसे। तो सबसे पहला केस वो था हमारे पास, जो चिताखाना में तदफीन किए थे हमने। जब से 9 डेड बॉडीज़ करे तक पीपीई किट हमको लोगों से मंगाना पड़ता था, और उस वक्त पीपीई किट का कीमत थी 1500 रुपये। तो ऐसे तकरीबन 4,500 रुपये पीपीई किट में खर्च आ जाते थे, और बाकी फिर दूसरा खर्च जैसा कब्र खोदने का है, कफन वगैरह का है, ऐसे। तो ये पूना और बम्बई और नासिक में जब कॉरपोरेशन वाले पीपीई किट दे रहे थे एनजीओज़ को, मेरे को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे पीपीई किट कॉरपोरेशन वाले दे रहे। तो मैंने 5 तारीख को जो है पीपीई किट का जो है एप्लीकेशन दिया कॉरपोरेशन में कि भाई आप हमको पीपीई किट फ्री में जो मिल रहे वो मुहैया करवाओ बोल के। तो उनका 6 तारीख को जो तो रिप्लाई आया कि हमारे पास पीपीई किट आ गया और आप 2 दिन के बाद से हमारे पास से ले सकते हो बोल के। बहरहाल 8 तारीख को मैंने जो है पहली पीपीई किट लाया 10 नंबर N8 के ऑफिस में से। हेड ऑफिस में नहीं आए थे, वो N8 के ऑफिस में थे। तो पहली उन्होंने खेप दिया हमारे को 10 पीपीई किट की। जब से अभी तक हमको पीपीई किट जो है तो कॉरपोरेशन वाले ही दे रहे, और लकड़ी वगैरह जो है तो कॉरपोरेशन से दी जाती है अंतिम संस्कार के लिए। मुसलमानों में जो है तो खर्च काय का आता, कफन का और कब्र खोदने वाले का। बाकी हमारा जो ग्रुप है वो गुसल भी दे देता फ्री ऑफ कास्ट,
कफन भी पहना देता और लाके तदफीन भी कर देता, और प्लस एम्बुलेंस का खर्च, जो कॉरपोरेशन वाले एम्बुलेंस का खर्च नहीं दे रहे। तो हमारे पास जो मुसलमानों में है 1000 रुपये एम्बुलेंस का खर्च प्लस कफन का खर्च, जो कफन आज आम दिनों में जो है तो नेचुरल डेड बॉडी के लिए 1500 से 1800 में जाता, हम उसको आज के पीरियड में जो है तो कोरोना के लिए 1200 1100, और अगर कोई नहीं दे सकते तो फ्री। ऐसे बहुत सारे मेरे पास FOC फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मैंने मेंशन किया हुआ हूँ, वो भी बता सकता हूँ चाहे तो। और जो गरीब है वो जो भी दे रहे हम कर देते। आई मेरा बिजनेस तो तकरीबन 40 साल से है कफन का, और मैं अननोन डेड बॉडीज़ भी इसमें तकरीबन 20-25 साल से अननोन डेड बॉडीज़ जितनी भी रहती, ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, उनका कोई वारिस नहीं मिल रहा तो अननोन कहलाई जाती हो। तो पुलिस वालों के पास हर पुलिस स्टेशन में मेरा नंबर है, पुलिस वाले हमको बुला लेते कि भाई ऐसे अननोन डेड बॉडी है, आप लेकर जाइए। घाटी से हम लोग लेकर आते, उसका अंतिम क्रियाक्रम रहो या तदफीन रहो कर डालते। अब कोरोना बुलेटिन में आखिरी बात, और ये आखिरी बात सबसे ज़्यादा भारी है। लगातार नंबर बताते हैं आपको, लगातार लोगों की तकलीफ़ बताते हैं, लगातार वो इल्ज़ाम भी सहते हैं कि आप इतनी नेगेटिव न्यूज़ क्यों दिखा रहे हो। उसमें एक पैरा और जुड़ गया। आज तक के एंकर हमारे सहकर्मी रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह हार्ट अटैक की वजह से रोहित का निधन हो गया। वो कुछ दिनों पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे। रोहित मूल रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। कई अवार्ड जीत चुके थे अपनी पत्रकारिता के लिए, और मेरा उनसे व्यक्तिगत नाता भी था। रोहित की 2 बेटियां हैं। छोटी वाली का नाम काशी है, बड़ी मिट्टू है। बहुत प्यारी बेटियां। रोहित लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों की कविताएं और दूसरी एक्टिविटीज़ पोस्ट करते रहते थे। एक साथी का इस तरह से जाना आपको झकझोर कर रख देता है। मैं इस वक्त और भी ज़्यादा उन सब लोगों की तकलीफ़ को महसूस कर रहा हूँ जो अपनों को लाचार देख रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। आप अपना और अपनों का जितना भी ख्याल रख पाएँ ज़रूर रखें।